फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स उठा रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा है लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका सरफेस एरिया वाला यानी एरिया और पेरीमीटर वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम मीन मोड मीडियन देखते हुए चलेंगे, मीन मोड और मीडियन निकालना, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स की। तो लाइंस एंड एंगल्स में टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने तरह के एंगल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एंगल्स में सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम, दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी ए प्लस बी इक्वल टू आपका होना चाहिए 90 डिग्री, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलता है। सपोज करो एंगल ए आपको दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। आपको एंगल बी फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? 90 माइनस 60 डिग्री। या आपसे ये भी कह सकते हैं कि अगर एंगल ए 60 डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या इसका कॉम्प्लीमेंट कितने का होगा। तो आप क्या करोगे? ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ए की वैल्यू 60 है, प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या करोगे आप? इसको इसमें से माइनस कर दोगे, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 90 माइनस 60 30 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। उसके बाद है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दूसरा पॉइंट हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, जिनका सम कितना हो, 180 हो। सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं जिनका सम 180 हो, यानी ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री हो। जैसे हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, वैसे सप्लीमेंट्री को आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट कहेंगे। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एंगल ए की वैल्यू अगर 110 है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा। तो सप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 कर दोगे, जैसे वहाँ पे 90 माइनस किया था, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कितना हो गया आपका? 70, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट या एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या होते हैं? इसके लिए देखो दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है सेम वर्टेक्स होना चाहिए, यानी दो एंगल्स हैं उनके बीच सेम वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा कॉमन आर्म होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म, यानी दोनों के बीच में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो जैसे कि बात करें हम, एक ये मैंने एंगल बनाए, ये आपका एंगल ए है और ये एंगल बी है। अब आप देखो, सबसे पहले एंगल ए क्या इस पॉइंट से निकल रहा है? दोनों एंगल ए बी और एंगल बी बी दोनों पॉइंट सेम वर्टेक्स से, यानी सेम वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स हमारे पास, इसी वर्टेक्स से निकल रहा है। दूसरा, दोनों के बीच कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन सी है? जो दोनों में आ रही हो। देखो ये जो लाइन है ये आपके इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है, तो ये आपकी हो गई कॉमन आर्म। तो यानी दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई कर रहा है। तो एंगल ए जो है एडजेसेंट ऑफ एंगल बी, आप कह सकते हो एंगल ए इज एडजेसेंट ऑफ एंगल बी, या एंगल बी इज एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, यानी ए बी के एडजेसेंट है और बी ए के एडजेसेंट है। इसी तरीके से कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं आप लोग, जैसे कैसे ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, मान लो इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। अब देखो कॉमन वर्टेक्स तो है दोनों में, सेम इसी से बन रहे हैं, लेकिन कॉमन आर्म नहीं है। ये देखो ये एक अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यानी ये ए और बी एडजेसेंट नहीं है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स में लीनियर, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है? देखो, जब इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन समझनी ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप स्ट्रेट लाइन देखो वहाँ पे आपका लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी मान लो ये आपके एक स्ट्रेट लाइन है, इससे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये है और एक ये है, एंगल ए और एंगल बी। अब लीनियर पेयर की खासियत क्या होती है? ध्यान रखना, लीनियर पेयर की खासियत ये होती है कि ये जो है 180 का होता है, यानी कि इनका सम क्या होगा? 180। अब इसमें मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है आपका लीनियर पेयर। मान लो इसी की जगह एक ना दे करके मैं आपको इस तरीके से ए बी और सी तीन एंगल दे देता,
तो तीनों में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना है, हमें तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन देखनी है। जहाँ पे भी आपने स्ट्रेट लाइन देखी वो क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों मिला के 180। इसी तरीके से मान लेते हैं आपको ये दे दिया आपको 80 डिग्री और ये दे दिया आपको 10 डिग्री, ठीक है। ये 80 डिग्री दे रखा है, बी आपको 10 डिग्री दे रखा है, आपको सी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ये फॉर्मूला लगाओगे। ए की वैल्यू रख दो 80 डिग्री, बी की वैल्यू रख दो 10 डिग्री, सी आपको फाइंड करना है इक्वल टू 180। अभी देखो 80 प्लस 10 कितना हो गया 90, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 90, दैट मीन्स सी हो गया आपका 90 डिग्री का। ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री का। तो लीनियर पेयर ध्यान रखना है, चाहे 2 एंगल बन रहे हो, चाहे 3 बन रहे हो, चाहे 5 बन रहे हो, कितने भी बन रहे हो, लेकिन सबका सम किसके इक्वल होगा 180 के लिए। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए सारे एंगल्स। ओके, आपके नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये सबसे फेवरेट होता है बच्चों का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जैसे हमने बनाया, ये एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से, ये एंगल और ये एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। कैसे हुए, यहाँ पे देखो, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। यानी ये रे जो है, ये वाली रो, अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक किस एंगल में है और यहाँ से यहाँ तक किस में, सेम ये वाली यहाँ से यहाँ तक किस में है और यहाँ से यहाँ तक किस में। तो देखो दोनों जो रे हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो रेज आपस में एक दूसरे से एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करें तो जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इनकी खासियत क्या होती है, ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल ए अगर आपको 60 डिग्री दे रखा है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। इसमें ना आपको कोई सब्ट्रैक्ट करना है, ना 180 यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट, यानी जस्ट एक दूसरे के इक्वल। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसमें आपके मोस्टली एंगल्स आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी भी एक दूसरे के जाके मिले नहीं आगे, मतलब इंटरसेक्ट ना करे कहीं भी जाके। यहाँ पे आप कह सकते हो अगर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑल ओवर द लाइन क्या होगा 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये होती है आपकी पैरेलल लाइन, जो कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे। जैसे एक ये लाइन है और एक मैंने ये लाइन बना दी, अब ये देखो कहीं ना कहीं जाके आगे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये आपकी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट करती है, यानी जो कट करती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। और इसी से हमारे में एंगल्स बनते हैं। तो इसके लिए आपको देखो समझना है, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल पढ़ते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ है, जो एक्सटर्नल साइड में है, यानी कि ये एंगल आपका क्या है, लाइन के बाहर है, ये हो गया एक्सटीरियर। ये एंगल क्या है आपके लाइन के बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर, ये हो गए एक्सटीरियर। इंटीरियर की बात करें जो लाइंस के अंदर है, तो ये और ये चारों हैं इंटीरियर और ये आपके हो गए एक्सटीरियर, ठीक है। ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से इसमें एक्सटीरियर एंगल है और कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इनकी खासियत क्या होती है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे हम कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं आपके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो यानी जैसे मैंने ये एक पैरेलल लाइन बनाई, ये ट्रांसवर्सल बनाई। जब ट्रांसवर्सल में एक आपने ऊपर का एंगल लिया और एक आपने ये नीचे का एंगल लिया, ठीक है, यानी सेम साइड में, कौन सी साइड, अभी देखो ट्रांसवर्सल की ये राइट साइड है और ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है। तो सेम साइड यानी लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, ये आपके क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसी तरीके से बाकी भी हम देख सकते हैं, बाकी कौन से हो सकते हैं। अगर इस एंगल की बात करूं, बाहर वाला, अब ये मैंने बाहर का यानी एक्सटीरियर लिया है, तो ये होगा आपका इंटीरियर, ठीक है। अब इनमें खासियत क्या होती है, ध्यान रखना, ये जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की तरह क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, ये भी आपके क्या होते हैं, इक्वल। यानी यहाँ पे अगर x है और ये मेरा y है तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू एंगल y दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये कौन से एंगल है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हमने,
ये देखो सेम लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, तो ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी अगर मैं कहूँ ये एंगल जेड है तो एंगल एक्स और जेड भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के बाद करोस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद आता है आपका अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद आता है आपका, हम कौन सी बात कर रहे थे, अल्टरनेट एंगल्स की। तो ये अगर पैरेलल लाइन है, ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इसमें जस्ट उसका अपोजिट है, कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट है। कैसे कॉरस्पॉन्डिंग में हम क्या कर रहे थे, एक तो दोनों सेम साइड के ले रहे थे और एक बाहर का ले रहे थे, एक अंदर का ले रहे थे, उसका जस्ट अपोजिट। यानी इसमें हम एक अगर लेफ्ट का लेंगे तो एक राइट का लेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका अल्टरनेट एंगल्स की। कौन से, अल्टरनेट एंगल्स की। यानी अगर ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो ये ट्रांसवर्सल के राइट में है, और दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी एंगल ए अगर ये है और ये एंगल बी है तो ये भी आपस में इक्वल। यानी अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी आपका 60 डिग्री का होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल, अगर मान लो आपको एंगल ए दे रखा है और बी दे रखा है, ए की वैल्यू 60 दे रखी है, बी आपको फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और साथ में रीज़न, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल्स, तो देखो ये अल्टरनेट एंगल्स दोनों अंदर के हैं, और इसी तरीके से बाहर वालों की बात करूं, यानी इनको हम हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, इनको मैं हटा देता हूं। तो ये अगर बाहर का है, ये बाहर का लेफ्ट और ये बाहर का राइट, तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे एक्स और वाई लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई भी क्या है, आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। लेकिन बात डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये ऊपर वाले थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से बैक करके देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, एक आपके कंजिक्यूटिव भी होते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग तो हमने पढ़ लिया, कंजिक्यूटिव भी कह सकते हो। उसमें क्या होता है, उसमें दोनों सेम साइड के हैं और इंटीरियर के हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, एंगल कौन सा, ए और एंगल बी। अब इनका क्या होता है, इनमें रिलेशन ये होता है कि दोनों का सम 180 होता है, दोनों का सम 180 होता है। इसमें ये इक्वल नहीं होते, दोनों का सम 180 होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लाइंस एंड एंगल्स से। आप क्वेश्चन सब कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको मैंने अच्छे से टॉपिक्स क्लियर करा दिए। कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया तो सब कुछ सीख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपको कुछ मीन मोड मीडियंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं मीन मोड मीडियन होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मीन की बात कर रहे हैं हम। मीन क्या होता है, मीन ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको बुक में मिल जाएगा, तो फॉर्मूले पे कुछ ज़्यादा फोकस ना करके अब देखो समझते हैं होता क्या है, क्योंकि रटना नहीं हमें, ये तो आपको मिल जाएगा बुक में। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि मान लो मैंने आपको कोई वैल्यूज़ दे दी 1 3 5 2 1, ये आपको मैंने कोई वैल्यू दे दी, इसका मीन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मीन और एवरेज एक ही बात होती है, मीन बोल दो या एवरेज बोल दो, ये क्या होता है आपका, दोनों एक ही बात है, ठीक है, मीन या फिर एवरेज। तो इसका मीन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी 1 + 3 + 5 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट आपके पास, 5। तो जो आंसर आएगा वो आपका मीन हो जाएगा। 5 + 5 10 11 12 12 अपॉन में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप और पॉइंट में कर सकते हो, ठीक है। 5 × 2 = 10.4, 5 × 4 = 20, 2.4 इसका क्या हो गया, मीन हो गया या एवरेज हो गया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन तो हमें क्या करने हैं, बढ़िया वाले लेने हैं। तो देखो जैसे हमने अभी देखा था कि अगर हमें मीन निकालना है तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल नंबर जितने भी हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें एक बढ़िया क्वेश्चंस करने हैं। जैसे सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास किसी नंबर का आपको मीन दे दिया, मान लो आपको कोई मीन दे दिया है, ठीक है। और मीन किसका दे दिया है, मान लो आपको मीन दिया है 6 नंबर्स का, 6 नंबर्स का मीन आपको दे दिया है कितना, मान लो 50 दे दिया है। क्या दे दिया है, 50। 6 नंबर्स हैं और उनका मीन 50 दे दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये समझो कि अब अपन करें क्या। तो देखो दो चीज़ गिवन है आपको, मीन ऑलरेडी गिवन है
आपको टोटल नंबर कितने हैं वो दे रखे हैं, डिजिट 6 हैं, तो हम क्या करेंगे, अब सम ही बचता है, तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सम निकालेंगे, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 50 इंटू 6, क्योंकि ये देखो ये निकालना है हमें, ये डिवाइड में ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी मीन इंटू नंबर, तो मीन इंटू नंबर 50 इंटू 6 कितना आ जाएगा 600, सॉरी 5 6 30, 300 आ जाएगा आपका क्या सम किसका, इन नंबर्स का, यानी जो 6 डिजिट्स थे हमारे पास उनका सम निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है। मान लो उसने आगे ये कहा है कि किसी जो आपको 6 डिजिट थी उसमें से क्या किया, कोई एक नंबर था 5 और उसकी जगह किसी ने क्या कर दिया 4 ले लिया, ठीक है। नंबर तो क्या था 5, यानी मान लो कोई ऐसा नंबर था 1 2 5 7, ठीक है, मीन निकालना था, लेकिन आपने गलती में क्या कर दिया 1 2 4 7 ले लिया, यानी 5 की जगह क्या ले लिया 4 ले लिया, तो मीन तो गलत हो गया, यानी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, तो सही मीन निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 नंबर था, ठीक है, ये तो सही नंबर था लेकिन इसकी जगह पड़ गया लिया 4, यानी 4 को हटाना पड़ेगा और 5 को जोड़ना पड़ेगा, यानी 300 प्लस 5 और माइनस 4। अब देखते हैं क्या आता है, 300 प्लस 5 कितने हो गए 305 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 305 माइनस 4, ये आ गया आपका 301। अब ये आया देखो सम, क्योंकि अभी तक हम क्या रहे थे सम से ही चल रहे थे, ये भी सम था, सम में ही हमने ऐड किया है, सम में ही सब्ट्रैक्ट किया है, तो अभी भी क्या है हमारे पास सम आया है। तो अब जो नया मीन आएगा, नया मीन कैसे आएगा, सम अपॉन में टोटल नंबर, यही तो करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या है सम अपॉन में टोटल नंबर, तो सम अगर 300 है तो मीन क्या आ जाएगा, सम अगर 301 है तो मीन कितना आ जाएगा 301 अपॉन 6 डिजिट थी, पहले भी 6 थी अब भी 6 है, बस हमने तो क्या किया है जो गलत था उसको तो हटा दिया है, माइनस कर दिया है, जो सही है उसको लिख दिया है, अब आपका आंसर आ जाएगा 6 5 जा 30 और ये आ जाएगा 0.61 जा 6, जो भी है आगे कर सकते हो, ये आ गया आपका मीन, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन को आप, रिक्वेस्ट है मेरी वापस से शुरू से करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो क्वेश्चन एक और करते हैं अपन, क्वेश्चन है आपका कि आपके पास कोई नंबर था, 6 नंबर हैं और उनका मीन दे रखा है आपको 79, 6 नंबर का मीन दे रखा है 79, और कोई 19 नंबर था, ठीक है, और उसको मिसरीड कर लिया यानी गलत पढ़ लिया और क्या लिख दिया उसकी जगह 91 ले लिया, सॉरी 91 ले लिया, तो अब आपको क्या करना है, नया मीन निकालना है, या ये कह सकते हो करेक्ट मीन निकालना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गलत वैल्यू ली है तो मीन भी गलत निकाला है अगले ने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अभी बताया था जब मीन गिवन हो तो हम क्या करेंगे सम निकालेंगे, तो सम कितना हो जाएगा 79 इंटू 6, यानी कि मीन इंटू नंबर, तो ये आ जाएगा 9 6 जा 54 और 7 6 जा 42 47, 474 आ गया आपका सम। अब किया क्या है देखो 19 नंबर था, ठीक है, यानी सही नंबर तो क्या था 19, तो प्लस 19, और गलत कर लिया क्या 91 ले लिया तो 91 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा फिर मीन कैसे निकालोगे, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दोगे 6 से, क्योंकि टोटल नंबर तो हमारे पास क्या है 6 और ये आपका सम था, ठीक है। इसको मैं कर ही देता हूँ, 9 और 4 आ गए आपके 13, 7 8 और 1 9, 493 माइनस के 91, ये आ गया आपका 402 अपॉन में 6, ठीक है। इसको करोगे तो 6 6 जा 36, 42 6 7 जा 42, यानी मीन आ गया नया 67। देखो आप अब खुद देखो सिर्फ एक नंबर के गलत होने से कितनी वैल्यू चेंज हो गई, पहले मीन कितना था 79 और एग्जैक्ट मीन कितना है 67, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और मुझे पता है आप कर दोगे। उसके बाद देखो एक चीज़ आती है हमारे पास मीडियन, क्या आता है मीडियन, और मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, मीडियन होता है मिडल वैल्यू यानी बीच की वैल्यू। इसको हम वैसे तो देखो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 4 और एक 9 ले लिया और ये 8 ले लिया। अब इसमें बीच की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये मत करने बैठ जाना बीच की वैल्यू देख ली, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, यहाँ पे 1 3 4 5 8 और 9, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब कितनी वैल्यू है 1 3 4 5 8 और 9, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे हमारे पास 6 वैल्यू है ना, 2 4 और 6, तो 2 इधर छोड़ दे 2 इधर, 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी ये दोनों बीच की वैल्यू हैं और इनका हम फिर क्या कर देंगे एवरेज निकाल देंगे, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है फॉर्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये तो कोई अनपढ़ भी कर देगा, तो पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा।
तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, देखो जब हमारे पास, अब जैसे हमने देखा डिजिट्स कितनी है वो देखेंगे। मान लो 1 2, पहले मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। मान लो ये आपके पास नंबर है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने हैं, 5। 5 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो जब आपके पास ऑड टर्म्स हो, क्या हो, ऑड टर्म हो, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे n+1/2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 5, तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2। आंसर आया 3। अब ये 3 मीन नहीं है, थर्ड टर्म जो होगी वो मीन होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थर्ड टर्म हमारा 3 है। मान लो इसकी जगह कुछ छोड़ लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। इसकी जगह ये मान लो ये वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है। तो n प्लस वही रहेगा, 1 2 3 4 5 टर्म है, n+1/2, 5 + 1/2 यानी 6, यानी थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3, थर्ड टर्म पे क्या आ रहा है आंसर आपका 4। तो इसका जो मीडियन हुआ वो क्या हुआ, 4 हुआ। आई बात समझ में, ठीक है। ये था कब, जब ऑड टर्म्स है तब आप फॉर्मूला लगाओगे ये। इसी की जगह अगर हमारे पास, इसी की जगह हमारे पास अगर इवन टर्म हो, क्या हो, इवन टर्म, मान लो यहाँ पे एक डिजिट और लेता हूँ, 8 ले लिया, तो अब देखो 1 2 4 5 6 8, क्या 1 2 4 5 6 और 8, कितनी डिजिट है, 2 4 और 6, 6 डिजिट यानी कि इवन नंबर हमारा, 6 क्या है, इवन नंबर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 और दूसरा n/2 + 1, ठीक है। यानी इसको अब देखो n/2 यानी कि 8, सॉरी 8 नहीं, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/2 और 6/2 + 1, दो टर्म आएंगे हमारे पास, कितना, 3 और 4। इससे आ गया हमारे पास दो टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। थर्ड पे कौन सी है, 1 2 3 4 है, और फोर्थ पे कौन सी है, 5 है। यानी हमारे पास मीडियन, मतलब दो वैल्यू आ गई मीडियन के लिए, 4 और 5। जब भी दो वैल्यू आए हमें क्या करना पड़ता है, उनका एवरेज निकालना पड़ता है, यानी 4 + 5/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5, ठीक है। ये हो गया इसका मीडियन। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है मोड, बहुत इजी है। मोड होता है मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आ रहा है, मैक्सिमम टाइम अकरिंग नंबर। तो मैक्सिमम टाइम अकरिंग नंबर यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 2 1 5 7 1, ठीक है। अब इसमें भी देखो हमें दिख रहा है कि हालांकि क्या है, सबसे ज़्यादा बार 1 आ रहा है तो आंसर 1 ही होगा, लेकिन इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, 1 1 1 1 3 बार आ रहा है, 3 बार लिख लिया, 2 5 और 7। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, मोड। बहुत ईजी है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो मोड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी काम के होने की कितनी संभावना है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कितना समझोगे, या आप समझोगे या नहीं, या ऊपर से जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसमें देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो दो चीज़ें हो गई, एक तो ऊपर से जाएगा, ठीक है, एक दिमाग में घुसेगा, दैट मीन्स ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, दो आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है कि किसी भी चीज़ के होने की कितने चांसेस हैं, या कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। यानी आपको कौन सा आउटकम चाहिए वो, और आप उसको डिवाइड कर दोगे टोटल आउटकम से। यानी कि इसको समझो ऐसे, अगर मैंने एक कॉइन उछाला, अगर मैंने एक सिक्का उछाला, तो उसके मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपको आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, टोटल आउटकम कौन कौन से। जब आप एक कॉइन उछालते हो तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी है, हेड की। हेड कितने आ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक बार, तो 1 में टोटल कितने हैं, 1 और 1 2, यानी एक हेड है एक टूल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या हो गई, 1/2, ठीक है। क्वेश्चन इतना इजी तो आएगा नहीं, ठीक है। तो हम कुछ थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मंथ में 31 डेज, यानी एक ईयर है और उसके मंथ में 31 डेज आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि 31 डेज वाले आपके पास कौन कौन से क्या हैं, मंथ हैं। तो 31 डेज़ की बात करें तो कौन कौन से मंथ हैं वो हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लो कौन सा है, जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है,
और दिसंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आपके ऐसे महीने हैं जिसमें कितने आते हैं 31 डेज आते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 7 और टोटल मंथ कितने होते हैं 12। तो आंसर हो जाएगा आपका 31 डेज आने की प्रोबेबिलिटी कब है 7/12। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें हम, तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा सरफेस एरिया या कहते हैं हम पेरीमीटर के बारे में भी सीख लेते हैं, एरिया और पेरीमीटर के बारे में। नेक्स्ट है एरिया से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स कटाते हो आप, क्योंकि कैलकुलेशन भी ज़्यादा आती है, फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं जो हमसे होते नहीं हैं। हमें तो सब कुछ पका पकाया मिलना चाहिए ना। तो एरिया, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L/B। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका πr²। ठीक है, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7। अब कई बच्चों को, हमारे होनहार विद्यार्थी हर तरह के होते हैं, तो ऐसे भी हैं जिनको रेडियस और डायमीटर नहीं पता। तो डियर स्टूडेंट्स, डायमीटर आपका होता है जो सेंटर से लाइन सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, वो होता है आपका डायमीटर, यानी ये पूरा क्या है डायमीटर है। ठीक है, अब इसी के साथ रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, यानी सिर्फ सेंटर से एक पार्ट की बात करूं तो ये आपका हो गया रेडियस। मान लो डायमीटर आपको दे रखा है कितना 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ठीक है, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके। अब देखो, इसके अलावा हमारे पास पेरीमीटर या सरकमफेरेंस पे बेस्ड भी आते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू L+B। पेरीमीटर ऑफ या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ठीक है, ये चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो IQ बेस्ड हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है उसमें। एक घड़ी है, घड़ी आपकी कैसी होती है राउंड यानी गोल होती है। उसमें जो सुई होती है वो क्या है, यहाँ से सेंटर से सिर्फ एक पार्ट तक जाती है, यानी वो क्या हो गया आपका रेडियस। तो मान लो अगर इसकी जो सुई है यानी निडल है, उसकी मैंने आपको डिस्टेंस या लेंथ दे दी 15, तो यहाँ पे आर हो जाएगा कितना 15, क्योंकि देखो रेडियस क्या होता है सेंटर से एक पार्ट जो जा रहा है, तो यानी ये हो गई आपकी 15। अब मैंने कहा 1 घंटे में कितना घूमेगी। 1 घंटे में इसकी जो टिप है यानी कि जो निडल की जो आपकी सुई है घड़ी की, वो 1 घंटे में कितना घूमेगी। यानी आपको क्या करना है, ये टिप जो है इस तरीके से घूमेगी, ऐसे ही चलेगी ना, घड़ी देखनी आती है ना, सीख लेना नहीं आती है तो यानी ये जो निडल है ये कैसे होगा इस तरीके से घूमेगा। तो अब आप देखो क्या बना है, ये एक सर्कल बना है। दूसरा, अब एरिया निकालोगे या पेरीमीटर निकालोगे, तो देखो एरिया कब होता जब ये पूरा कवर करता। हमें तो सिर्फ निडल की कहा है उसने, हमें सिर्फ ये कहा है निडल निडल कहाँ तक गई है कितना डिस्टेंस, तो निडल क्या है ये पार्ट सिर्फ, और ये क्या है लेंथ इसकी यानी सरकमफेरेंस। तो इसमें आप लगाओगे 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है यहाँ पे 15। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा कि 1 घंटे में कितना घूमी, क्योंकि 1 घंटे में क्या होगा, जो मिनट वाली घड़ी है वो 1 घंटे में कहाँ से यहाँ से वापस यहाँ आएगी तभी तो, या मान लो 12 पे है तो वापस 12 पे आएगी तभी तो 1 घंटा होगा। तो ये आपका हो गया 2πr का इसमें फॉर्मूला लगेगा। एक आपका होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये आपका पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। पैरेललोग्राम में एक आपका बेस होता है, ये देखो साइड भी है और ये इसका बेस भी है। बेस क्या होता है जो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी ये बेस है, और ये आपकी साइड भी है, चारों साइड है, तो ये बेस है। और बेस से हम बात करें जो 90 डिग्री बनाता है, ये होता है आपका एल्टीट्यूड, और इसी को हम हाइट भी कहते हैं। क्वेश्चन में एल्टीट्यूड के नाम से आ जाओ या हाइट के नाम से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मान लो आपको बेस दे दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे दी है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू 5 कितना आ गया 50। इसी को क्वेश्चन को इतना इजी ना दे के हम ये कह सकते हैं आपको एरिया दे दे। एरिया दे दिया मान लो आपको कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे दी, सॉरी हाइट नहीं साइड देते हैं, चलो साइड दे दी आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट निकालनी है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, फॉर्मूले में रखो, देखो फॉर्मूला तो पता है ना, कम से कम वो तो लिख देना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल, बेस इंटू हाइट के। ठीक है, बेस कितना है 5, साइड दे रखिए 5,
हाइट आपको फाइंड करनी है, h लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में क्या है, एरिया, एरिया कितना है 60, तो हाइट कितनी आ जाएगी 60/5, यानी 12 5 जा 60, हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका सेंटीमीटर में होगा और एरिया हमेशा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, करने को और भी क्वेश्चन है हमारे पास, रेक्टेंगल पे बेस्ड हैं, लेकिन अभी टाइम कम है। सिर्फ मैं 2 मिनट का आपका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें हम देखते हैं आपके पास क्या आता है। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये एक फील्ड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ वरेंडा यानी बरामदा लगा है। ठीक है, तो वरेंडा जो लगा है, अब मान लो ये एक फील्ड है या ये एक रूम है, ठीक है, और उसके ये पाथ है या वरेंडा है, कुछ भी है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये डायमेंशन दी है या ये डायमेंशन। ठीक है, मान लो आपको सिर्फ ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, बाहर वाले में से यानी इस टोटल में से अगर मैं ये छोटे वाले रेक्टेंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ यही बचेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ गिवन होगी। मान लो ये आपको दे दिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये दे दिए 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है और 2 ही इधर है। तो अंदर वाले के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 है, ये पूरा 10 है। ठीक है, 10 में से 2 ये गया, 2 ये गया, तो 10 में से 4 गए, कितना बच गया, ये 6 आ गया। इसी तरीके से ये पूरा मान लेते हैं हमारे पास 14 है, तो 14 में से 2 इधर गया, 2 इधर गया, यानी कि 4 गया। 14 में से 4 गया तो कितना बचा 10, तो अंदर वाले के डायमेंशन आ गए 6/10। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे, यानी 10 × 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम कितना 6 × 10। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो क्लियर तरीके से कर लेना। इसी तरीके से कोई सर्कल का आ जाता है कि सर्कल है और उसमें इस तरीके का कोई पार्ट है, ये आपका शेडेड पार्ट है और सिर्फ अनशेडेड कौन से हैं, ये 2 सेमी सर्कल हैं। तो क्या करोगे, पूरे का एरिया यानी πr², उसमें से माइनस कर दोगे 2 सेमी सर्कल यानी πr²/2, πr² में 2। ठीक है, ये सेमी सर्कल का इन दोनों को प्लस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट, यानी इन दोनों का एरिया निकाला, दोनों को प्लस किया और इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और फॉर्मूलेज प्लीज़ अच्छे से क्लियर कर लेना। ओके, टेक केयर, गुड बाय।